नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। आज बात होगी तीन अलग अलग मुद्दों की, लेकिन सबसे पहले बात गीता की। गीता वो ज्ञान है जिसको महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, क्योंकि सीधे तौर पर धर्म और धर्म की परिभाषा समझाते हुए कृष्ण ने अर्जुन को वो रास्ता अपनाने की नसीहत दी थी जिससे न्याय की जीत हो, जिससे सत्य की जीत हो। लेकिन आजकल गीता संसद के गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुषमा स्वराज ने सीधे तौर पर उसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की वकालत क्या की। विपक्षी पार्टियों ने उन पर हल्ला बोल दिया। मसला सिर्फ गीता के सार का नहीं है, गीता के महत्व का है, गीता के राजनीतिक वजूद का है। आज की तारीख में भगवान कृष्ण का दिया गया ज्ञान गीता कहीं न कहीं विवादों में घिरता जा रहा है। देखते हैं खास रिपोर्ट। महाभारत, क्या गीता को प्रमाण की जरूरत है? 5151 साल बाद अब याद आई गीता। मंदिर, मस्जिद, गीता और अब ताजमहल। क्या ताजमहल से पहले तेजो महालय था? धर्म की सियासत आखिर कब तक? सवा सौ करोड़ जनता की उम्मीदों पर बनी बीजेपी सरकार अब भी धर्म की सियासत से बाज नहीं आ रही। राम मंदिर को ढाल बनाकर 2 सीट से 300 का आंकड़ा छूने वाली पार्टी अब भी धर्म की सियासत छोड़ने को तैयार नहीं है। कभी राम राग तो कभी विरासत की सियासत। अब गीता का सहारा लेकर सियासत की सीढ़ी चढ़ती रहती है। क्या 5151 साल पुरानी श्रीमद् भगवत गीता को किसी प्रमाण की जरूरत है? करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की जरूरत है? धार्मिक ग्रंथ गीता को लेकर केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के बयान पर बवाल मचना शुरू हो गया है। सुषमा ने गीता को लिखे जाने के 5151 साल पूरे होने पर आयोजित एक खास कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझे बताते हुए खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवत गीता भेज करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। सुषमा के बयान पर विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया है। विपक्षी दलों ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत का धार्मिक ग्रंथ उसका संविधान है। हम सभी धार्मिक ग्रंथों की इज्जत करते हैं, चाहे वो पुराण हो, कुरान हो, वेद हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या फिर वेदावस्था, सभी पर हमें गर्व है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि मौजूदा ताजमहल से पहले तेजो महालय यानी शिव मंदिर हुआ करता था। आइए सुनते हैं वाजपेयी ने आखिर क्या कहा। इतिहास गवाह है उसका भी कि वो राजा जयसिंह के महल का भाग है तेजो महालय और भगवान शिव का मंदिर है। तब क्या वक्फ बोर्ड को चला जाएगा? ये मुझे मालूम है कि शाहजहां ने उसको खरीदा था। बीजेपी सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए हमेशा ही धर्म की सियासत का सहारा लेती रही है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ हमेशा भड़काऊ भाषण देकर बवाल खड़ा करते रहते हैं। लव जिहाद का मुद्दा उछालकर राजनीति रोटियां सेकते हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी बीच बीच में उठता रहता है। अब ताजमहल की जगह मंदिर की बात और श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात कहकर बीजेपी धार्मिक सियासत फिर से शुरू कर रही है। बहराइच से फहीम किदवई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। आपने सुन लिया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, साथ ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उनका बयान। लेकिन खास तौर पर बात हम ताजमहल की करें तो तेजो महल की बात आज पहली बार कोई लक्ष्मीकांत वाजपेयी नहीं कर रहे। इस मसले को लेकर के बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर विनय कटियार समय समय पर आवाज उठाते रहे। उनकी आवाज को लेकर समय समय पर विवाद भी पैदा होता रहा है, क्योंकि बार बार उनके कहने की कोशिश है किसी भी मजार या मकबरे पर पानी नहीं गिरता, लेकिन ताजमहल में अगर पानी गिरता है तो कहीं न कहीं ये शिव का मंदिर था, जिसके चलते शिव के लिंग पर जिस तरीके से पानी गिरता है उसका एग्जाम्पल बार बार भारतीय जनता पार्टी देती रही है।
और उसके इस मायने को अगर समझाया जाए तो कहीं न कहीं सियासत उसके चरम पर आए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। पहले मैं आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ लखनऊ से IP सिंह जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के नेता हैं, साथ ही सुरेंद्र राजपूत साहब हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही दिलीप अग्निहोत्री जो वरिष्ठ पत्रकार है, साथ ही दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे हेमंत तिवारी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह के बयानों के मायने क्या हैं। लेकिन सबसे पहले चलेंगे लखनऊ और वहां पर IP सिंह से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब सत्ता मिल गई है और विकास के रास्ते सत्ता मिली है तो बार बार धर्म का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। IP सिंह साहब। विनय जी, धर्म को सत्ता से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता है। इंसान बिना धर्म के अथिष्ट कहा जाता है, और अगर धर्म और सत्ता दोनों को अगर सेपरेट आप करते हैं तो बिल्कुल असंभव सी बात हो जाती है। और भारत की जो जीवन पद्धति है उसे ही हिंदू कहते हैं, और जिस प्रकार भागवत गीता का महत्व इस देश में है और भागवत गीता का रहस्य या भागवत गीता के बारे में दुनिया में जिस प्रकार से हमने संदेश देने का काम किया है, हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे संत मनीषियों ने किया है, निश्चित रूप से भागवत गीता के बारे में अगर श्रीमती सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री हैं, अगर उन्होंने कहा कि 5151 वर्ष हो गया है और इसको बिल्कुल घोषित करना चाहिए, तो ये स्वागत योग्य कदम है। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि भारत में 110 करोड़ हिंदू रहता है जी। आप बताइए कि भारत की आत्मा जहां बसती हो, जिस भागवत गीता पर हर इंसान अच्छे कार्य जब करने जाता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो जज के रूप में हो, तो भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता है जी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अवेटेड यात्रा अमेरिका की हुई, और जब वो बराक ओबामा जो दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट है, जब उनसे IP सिंह मिलते साहब, हैं, यहाँ पर तो धर्म उनको अधर्म की भगवत परिभाषा गीता का उनके सवाल हाथ नहीं है। यहाँ पर अगर पुराने इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने भाषण में कहा है कि बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन उस धर्म के मायने अलग हैं और इस धर्म के मायने अलग हैं। यहाँ जो धर्म है वो धर्म कहीं न कहीं सियासत को हवा देती है, और अटल बिहारी वाजपेयी और जो गीता का सार है वो धर्म अलग परिभाषा देता है। यहाँ पर सीधे कहीं न कहीं सांप्रदायिकता के रंग देखने को मिलते हैं हमें। नहीं विनय जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप बहुत ही वरिष्ठ हैं। आपने सत्ता को बहुत करीब से इन 12-15 वर्षों में, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, जो आपके, मैं समझता हूं कि जितने जानकार उत्तर प्रदेश की राजनीति के हैं, उतने ही देश की संसद और सत्ता के गलियारे को आपने बहुत करीबी से जाना और परखा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार में है और वो सरकार शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जो आत्मा है अगर उसकी बात की जाती है तो वो स्वागत योग्य कदम है। चलिए, अब आत्मा और परमात्मा की बात से थोड़ा आगे निकलते चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, यहाँ पर सीधे बात हो रही है कि हम शांति से सत्ता को संचालित करना चाहते हैं, लेकिन रहा सवाल जिस मसले को लेकर के कि आज ताजमहल को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसे नए नाम से अगर परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है कि ताजमहल नहीं तेजो महल है, ये किस तरह की शांति का और सद्भाव का संदेश देने की कोशिश है? विनय जी, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है और जिस प्रकार से सांप्रदायिकता की राजनीति के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम विकास की राजनीति करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भारतीय जनता पार्टी के जितने अनुषांगिक संगठन हैं, ये विचार वर्सेज विचारधारा की लड़ाई लाना चाहते हैं और इस देश को दोबारा से सांप्रदायिकता के तनाव में रखना चाहते हैं। आग में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तनाव में रखना चाहते हैं। हर जगह पर ये जानबूझ करके ऐसी जगहों पर, प्रतीकों की जगह पर ये लोग प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, जिससे विकास की सियासत तो नहीं होगी, विकास तो नहीं होगा, लेकिन एक अजीब किस्म का तनाव का माहौल इस देश में ये परसिस्ट रखना चाहते हैं। स्पेशली ये लोग हिंदी बेल्ट में रखना चाहते हैं, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है और उससे अगले साल 2017 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो जिस प्रकार से तेजो महालय कह दें या भगवत गीता को, तो भगवत गीता तो राष्ट्रीय ग्रंथ से भी कहीं ऊपर है जी। भगवत गीता के तो महत्व को ये लोग सुषमा स्वराज जी कम आंक रही हैं, कम कर रही हैं वो उनको राष्ट्र ग्रंथ बना करके जी।
देखिए भगवत गीता हो गई, श्रीमद् भागवत रामायण हो गई, भागवत पुराण हो गई, इसको पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है जी। ये धर्म से परे के ग्रंथ हो गए हैं। दिलीप अग्निहोत्री अब साहब, इसको जो है अगर आप राष्ट्रीय ग्रंथ के नाम पर करना चाहते हैं तो सिर्फ तनाव के अलावा कुछ नहीं करना चाहते ये लोग। शुद्ध रूप से ये लोग सत्ता की राजनीति, शुद्ध रूप से सांप्रदायिकता की राजनीति, मंदिर मस्जिद की सियासत, जिस प्रकार से आपने कहा कि जो धर्म की बात है और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, उस धर्म से लोग इतर होकर के सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ तनाव की राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। दिलीप अग्निहोत्री साहब, रहा सवाल वेद, उपनिषद, गीता का, अपने आप में इतने सारगर्भित ग्रंथ हैं कि जिसके महत्व को आंकना हम लोग के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो समझ अर्जुन को नहीं थी उसको समझाने के लिए भगवान कृष्ण को अपना विकराल रूप दिखाना पड़ा, तब जाके वो महत्व को समझ पाए कि समझाने वाला व्यक्ति कौन है। उनके उपदेशों को, उनकी बातों को इस तरीके से जब सारगर्भित ग्रंथ की संज्ञा को देते हुए और हम उसको एक छोटे दायरे में समेटते हैं, क्या अपने पहचान को हम कम करके नहीं आंकते? देखिए विनय जी, निश्चित रूप से ये जो शब्द है गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना, ये कुछ समय पहले हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने कहा था कि राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना, तो वो कल्पना उनकी हुई थी कि इस ग्रंथ में ऐसे ऐसे तमाम समाधान हैं जो आज के युग में मनुष्य को परेशान कर रहे हैं, उनका तनाव बढ़ा रहे हैं। तो कर्म निष्काम कर्म हो, ये समाज के हर वर्ग को जरूरी है। तमाम ब्लड प्रेशर की समस्या है, तमाम तनाव की समस्याओं ने जिंदगी को बेहाल कर दिया है। यानी कर्म का बोझ अपने ऊपर लेकर इंसान घूम रहा है और एकदम आसक्ति हो गई है, जिसमें यादव सिंह जैसे लोग उत्पन्न होते हैं। ये अनासक्ति कर्मी अगर होगा तो इस तरह के दुष्परिणाम रुकेंगे और उसके परिणाम अच्छे होंगे। एक बात, दूसरी बात, मैं अभी निश्चित रूप से मानता हूँ कि मोदी जी को विश्वास मत मिला है। दिलीप जी, अगर हम गीता के मेन सार को समझें, कर्म करो फल की इच्छा छोड़ दो, यादव सिंह ने सिर्फ कर्म किया, फल तो अपने आप उनको मिल गया है। हमारे साथ हेमंत तिवारी भी जुड़ गए हैं दिल्ली स्टूडियो से। हेमंत जी, इन्होंने एग्जाम्पल यादव सिंह का दिया, बड़ी रोचकता के साथ। अगर गीता के उद्देश्य से अगर यादव सिंह को कनेक्ट करना हो तो क्या आंकते हैं कि जिस तरीके की सियासत गीता को लेकर के, तेजो महल को लेकर हो रही है, और ऐसे में कहीं कहीं यादव सिंह भी आते हैं, तो क्या गीता के महत्व को आम लोगों ने अपने रूप से ढाला, अपने रूप में समझा है? ये बड़ी अजीब सी बात है। यादव सिंह तो ऐसा नाम अब हो गए हैं जो मेरे ख्याल में वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत बड़े नॉवेल्स में जो बड़े अद्भुत कैरेक्टर हुआ करते थे, ये उसका स्टफ है। ये इनको गीता के कर्म और फल के सार से जोड़ने का मेरे विचार से कहीं औचित्य नहीं बनता है। ये तो पापी हैं, पापियों का क्या हश्र होता है, क्या उनका परिणाम होता है, ये तो बहुत सी पुस्तकों में लिखा है। इसको गीता से जोड़ करके मेरे ख्याल में गीता का अपमान करना ही होगा। जहां तक इस विषय की बात है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है और जिन नीतियों से उसके लक्ष्य तय होते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गीता को लेकर बहुत विलंब से आया विचार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी या सुषमा स्वराज या नरेंद्र मोदी की सरकार का। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पूर्णकालिक सरकार रही। अगर हमको लगता है कि उस वक्त या तो लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा, और अगर भाजपा के किसी नेता या किसी केंद्रीय मंत्री के मस्तिष्क में विचार आता है तो ये स्वाभाविक है, उनकी सोच ऐसी रही है, इसमें कोई नई चीज मुझे नहीं दिखती है। अब ये अलग बात है कि गीता का क्या महत्व है, गीता के सार में कितने उपादान और समाधान निहित हैं, ये बहुत बड़ी बहस का विषय हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि फिलहाल ये एक ऐसा विषय छिड़ गया है जिसपे सही आपने लिखा। मसला हेमंत जी सिर्फ गीता का ही नहीं है। अगर देखें तो पहले जिस बात को विनय कटियार कहा करते थे, जब अपने वो फायर ब्रांड लीडर, तो उनकी पहचान हुआ करती थी कि ये तो ताजमहल है ही नहीं है, तो तेजो महल है, तो शंकर जी का मंदिर था इसीलिए उस पर पानी गिरता है, किसी भी मजार और मकबरे पर कहाँ आपने देखा पानी गिरते हुए। अब उस बात को अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी दोहरा रहे हैं, तो क्या जो नई पीढ़ी आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी ये चाहती है कि जो पुरानी बातें जो फायर ब्रांड लीडर कहा करते हैं उसको लेकर ही हमको आगे बढ़ना होगा, तभी हम जनता के बीच में पैठ बना पाएंगे? तो ताज का पहचान, ताज का वजूद कम से कम तेजो महल के चलते नहीं है, उसकी पहचान एक मोहब्बत की नगरी में एक मोहब्बत के सिंबल के तौर पर होती है। देखिए, वही भय है जो
गैर भाजपाई दल हैं वो भाजपा को लेकर के लोगों में जताते रहे हैं जी। और चूंकि इस बार जब सरकार बनी है, जो नतीजे आए हैं, जो एक थंपिंग मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी है, तो अपेक्षा की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी जो है वो डेवलपमेंट और इन सब चीजों को प्रायोरिटी देंगे। आपने देखा होगा चुनाव घोषणा पत्र से लेकर के चुनावी कैंपेन तक मेरे ख्याल में जो एक एग्रेशन होता है, भारतीय जनता पार्टी जिस नाते चर्चा में रहती है, जो उसका अतीत रहा है, उससे ये विरत रहे। डेवलपमेंट की बात आगे किया, इसलिए समझा जा रहा था कब इतनी बड़ी सरकार बनी है, 5 साल की मुकम्मल सरकार है, तो शायद इस तरह की चीजें सामने ना आए। लेकिन एक चीज मान लीजिए, आपकी पृष्ठभूमि क्या है जी? आपके विनय कटियार ने कोई नई चीज नहीं कह दी, खाली विनय कटियार क्यों, भाजपा के बड़े से बड़े नेता इस तरीके की बातें करते थे, जिससे निश्चित रूप से समाज में कहीं न कहीं एक विभेद पैदा होता था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन इस बार अपेक्षा थी कि शायद बड़ी थोड़ी मुलायमियत से डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीजों को लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन जान लीजिए कि इस सरकार बनने के मूल में जो कथित सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी सोच आप जानते हैं, देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो और उनका दबाव, उनका जो पार्श्व निर्देशन है, वो सुनिश्चित रूप से बहुत मैटर करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो इससे बच नहीं सकते। आईपी सिंह साहब, जो मसला यहाँ हेमंत जी उठा रहे हैं, सीधे तौर पर बात की जाए कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं नारों, उन्हीं वादों के साथ मैदान में खड़ी जो 89, 91 और 93 में हुआ करते थे। गंगा में पानी काफी बह चुका है, साथ में गंदगी भी आ गई है, गंदगी की सफाई की बात हो रही है, लेकिन विचारधारा में कोई बदलाव हम कम से कम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। विनय जी, श्री हेमंत जी की अपनी बात हो सकती है, अपने विचार हो सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ जितना भी 25-30 वर्षों में पूरे देश में घटा है उसको देखा है उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास को अगर लेकर आगे बढ़ रही है, तो अगर राष्ट्रीय अगर जाके भारतीय जनता पार्टी उसको घोषित करती है, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? इससे क्या विवाद खड़ा हो सकता है? गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है, देखिए गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है, उसकी प्रामाणिकता आपने खुद कहा कि अगर कोर्ट में भी कोई कसम खाता है, गीता के पर हाथ रख के खाता है, उसे आप अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दे, उसमें भी किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन बीच बीच में जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साथ में अब उन्होंने ताजमहल को भी जोड़ लिया कि ये तो ताजमहल नहीं, तेजो मंदिर है, ये शंकर जी का मंदिर है। इसकी जरूरत कम से कम मुझे नहीं लगती कि आज की तारीख में जिसकी पहचान आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप कहते हैं मोहब्बत की नगरी है, ताज की पहचान दुनिया के आश्चर्यों में गठित है, तो ऐसे में अगर इस तरह के छोटे छोटे हल्के बयान आएंगे तो कहीं न कहीं आपके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। विनय जी, मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की चाहे रिपोर्ट्स हो, चाहे आर्काइव्स हो, या आर्कियोलॉजी हो, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया और मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया, ये सब विनय जी जब मैं अपने रेजिम में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो इन सारे ऐतिहासिक साक्ष्यों को बहुत ही माइन्यूटली, यहाँ तक कि रोमिला थापर को जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब भी मुझे लगता था कि रोमिला थापर ने किस प्रकार से, या मैक्स मुलर ने इस भारत के इतिहास को किस प्रकार से लिखा, या अल बरूनी ने इतिहास को किस तरह डिस्क्राइब किया। तो सवाल भारत के इतिहास के साथ लगातार अन्याय हुआ, शायद आपने भी महसूस किया होगा। और जब हम उस दौर में जाके देखते हैं तो कहीं न कहीं लगता है कि भारत में 1200 एडी से लेकर और 1750 तक की जो इतिहास का कालखंड है, इसमें बहुत सी भ्रांतियां रही हैं, और जो भी लेखक हुए, जिन्होंने इतिहास की रचना की, जो इतिहास को जिन्होंने लिखा है, अपने अपने हिसाब से आईपी सिंह साहब, आप रोमिला थापर का जिक्र कर रहे हैं, हिस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है, जिस समय अयोध्या के विवादित स्थल पर खुदाई का आदेश दिया था स्पेशल बेंच लखनऊ हाई कोर्ट की, उस समय भी खुदाई के बाद जो चीजें हासिल हुई उसमें निकला कि इसमें कहीं न कहीं बौद्ध मठों का एक जिक्र आया था। मेरा उस पर कोई विवाद खड़ा करने का न तो मकसद है न कोई इरादा है, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम इतिहास के पन्नों पर जाएंगे तो ये चीजें साफ होंगी, कुछ न कुछ हमेशा घटित होता रहा है। आज जहां जो बिल्डिंग है उसकी एक उम्र होगी, उस पर दूसरी बिल्डिंग बनेगी, और जब नीचे जब खुदाई होगा तो कुछ न कुछ पुराने बिल्डिंग के अवशेष मिलेंगे। जब हम राम का जिक्र करते हैं, जब हम कृष्ण का जिक्र करते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कितने हजार साल पहले का हम जिक्र कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, यूपी के IAS अधिकारी नवनीत सहगल, उनके ससुर जी की किताब का विमोचन था, उसमें उन्होंने कई ऐसे
स्टोन्स का जिक्र किया कि 1100 साल तक राम राजा थे, कैसे मान सकते हैं, वो भी हिंदू हैं, उनकी भी सोच में कहीं न कहीं सवाल खड़े, उन्होंने अपने किताब में उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा एक व्यक्ति कैसे समुद्र को लांघ सकता है, उसका उन्होंने जिक्र किया अपने तरीके से। मैं उस विवादों में नहीं पढ़ना चाहता। हेमंत जी, जो बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, आपने उस आर्कियोलॉजिकल विभाग के रिपोर्ट को भी देखा है, जहां इंच बाय इंच कैमरे की फोटोग्राफी में पूरी रिकॉर्डिंग के साथ हाईकोर्ट के आदेश पर खुदाई की गई। अब हम उस परिप्रेक्ष्य में चले जाएं तो कल हम ज्ञानवापी का जिक्र करेंगे, फिर हम मथुरा का जिक्र करेंगे। यहाँ मसला वो नहीं है। जब हम विकास के पैमाने पर आगे बढ़ना चाहते हैं और एक सीधे तौर पर एक थीम बन चुकी है कि जो चीजें विवादित हैं उसको थोड़ा सा हम किनारे रखें। अब तो खुद हासिम अंसारी कह रहे हैं कि विवाद से हमको अलग हटना चाहिए, जो मंदिर है उसमें रामलला को आजाद करना चाहिए। रामलला आजाद हो ये सब हिंदुओं की धारणा हो सकती है, लेकिन विवाद के साथ आजाद हो इसमें कहीं न कहीं लोगों का ऐतराज हो सकता है। हेमंत जी। अब निश्चित रूप से, और मेरे ख्याल में जो विषय सब जुडिस है उस पर तो किसी तरीके की पॉलिटिक्स से परहेज करना चाहिए, खासतौर से तब जब आपके ये जो घोषित एजेंडे होते थे उनसे इतर आप नए एजेंडे पर सरकार में आए हो। मैं समझता हूं कि जब आपके पास एक सीधा लक्ष्य दिख रहा हो, कोई बाधा न हो, तो आपको बेहतरी और सकारात्मकता की सोच रखनी चाहिए जी। जो विवादित विषय है उनसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं कि 2014 के जब चुनाव हुए तो आपने देखा विवादित विषय कहां थे। विवादित विषय न कोई मुद्दा थे, न कोई भाषण थे, न कोई अभियान का भाग थे जी। फिर भी सफलता मिली, ऐतिहासिक सफलता मिली, और इतनी बड़ी सफलता मिली जब इन विवादित विषयों को सामने रख करके चुनाव लड़ा जाता था, ऐसा माहौल बनता था, तो भी इतनी बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली थी जितनी बड़ी इस बार मिली। तो मैं सोचता हूं कि जब आपको एक मैंडेट मिलता है, आपको एक मौका मिलता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि विवादों से दूर रहें। और अभी तक यह सरकार जो केंद्र की है नरेंद्र मोदी की, मेरे ख्याल में इस तरह के विवादों से दूर रही है। लेकिन फिर वही बात आती है कि आरएसएस कैसे इन सब चीजों को नजरअंदाज कर सकता है जी। आप भले कर सकते हो, सरकार भले कर सकती है, नरेंद्र मोदी भले कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस की अपनी सोच है जी। और आरएसएस की सोच से इतर जी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या इस देश की सरकार जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में है वो नहीं जा सकती है। तो ये तो चलता रहेगा। सुरेंद्र राजपूत साहब, जो मसला यहाँ निकल कर आ रहा है कि सनातन और साईं आजकल आपस में द्वंद्व करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से परिस्थितियां भी हाल के दिनों में निर्मित हुई हैं कि साईं को लेकर सनातन में द्वंद्व हो रहा है कि साईं की मूर्तियां सनातन मंदिरों में क्यों लग रही हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में जहां पर खुद टकराव की स्थिति है, और मुझे लगता है कि जो सनातन धर्मी है वो किसी भी मठ मंदिर के सामने अपना माथा झुकाना जानते हैं, चाहे वो मजार हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो। उनको लगता है कि जहां पर भी कोई आस्था का केंद्र है वहां कहीं कहीं भगवान का वास होता है। वो तो सनातन धर्म यहां तक मानते हैं चींटी में भी भगवान का वास होता है। ऐसे में उस भगवान के मंदिर के लिए, उस भगवान के नाम से सियासत करना क्या लाजमी है? देखिए, सनातन धर्म का होने का मुझे अपने आप पर गर्व है विनय जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी। और ये जीवन शैली जो है इतनी पुरानी जीवन शैली है, सनातन काल से है और सनातन काल तक रहेगी, इसमें कहीं कोई। लेकिन इस जीवन शैली को जिस प्रकार से हमारे कुछ मित्रों की विचारधाराओं ने, संघ की विचारधाराओं ने छोटा करने का काम किया, एक तरफ तो देश जो है मंगलयान को दे रहा है और दूसरी तरफ हम क्या नाम ताजमहल और तेजो महाले के इरा में हम ले जाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी स्पष्ट रूप से मैं आपसे बताऊं, मेरा जो अपना मानना है, यहां पर नरेंद्र मोदी के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विचार वर्सेस विचारधारा के नाम पर एक लगाम लगाने की सोची समझी साजिश का हिस्सा है ये। चाहे वो साध्वी का प्रकरण हो रामजादा और दूसरे जादे में, चाहे वो साक्षी महाराज का प्रकरण हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का प्रकरण हो, और चाहे ये गीता का प्रकरण हो, और चाहे ये तेज महल और ताजमहल का प्रकरण हो, ये कहीं ना कहीं जो अनुषांगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, ये अपने इनके बस्ते में, इनके पेंडोरा बॉक्स में तमाम प्रकार के मदारी हैं। मैं आपसे बताऊं, एक एक बड़े बड़े अजब अजब किस्से हैं। अभी तो एक आदमी और बाहर निकला ही नहीं जिसका नाम प्रवीण तोगड़िया है, कुछ दिन पहले बाहर निकल करके फिर अंदर चला गया था। तो इस तरीके के जितने ये लोग हैं, सम्मानपूर्वक थोड़ा सा सम्मानपूर्वक नाम लीजिए। तोगड़िया के लिए मैं सम्मानपूर्वक नहीं लूंगा, बाकी सारे सम्मान के सूचक है। तोगड़िया इस देश का द्रोही है,
1.5 इंच का त्रिशूल बांट करके AK-47 श्रीमती सोनिया गांधी देशद्रोही नहीं है। इस मामले देखिए आईपी सिंह जी, अब दरअसल आप प्रवीण तोगड़िया की तुलना सोनिया गांधी से ना करें। आईपी सिंह जी अपनी बारी रियासत में सोनिया गांधी ने त्रिशूल बांटा है, नरेंद्र मोदी ने बांटा है, ये आपको पता। हीरा ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हीरा ठाकुर साहब, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार चल रही है और जब जब हमने देखा है कि सरकारें स्थिरता के दौर से गुजरती हैं, उस समय अस्थिरता का वातावरण तैयार करने की कोशिश की जाती है। 2017 में भी वक्त है, लेकिन उसके बावजूद समय समय पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिस तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे वो ताजमहल को लेकर हो, चाहे राम मंदिर को लेकर के हो, चाहे अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर हो, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हीरा ठाकुर साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ में जो संगठन है वो मैं समझता हूं, जैसा कि हमारे अभी कांग्रेस के साथी ने कहा कि उनके पिटारे में तरह तरह के मदारी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छा विकास कर रही है, अच्छा काम कर रही है और इससे बौखला करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, कहीं मुजफ्फरनगर में दंगे कराते हैं, कहीं भाईचारा ये खत्म करना चाहते हैं। इनका एक सूत्री काम है कि देश में भाईचारा खत्म हो और किसी तरीके से हम सत्ता पे काबिज हो पाए। ये इनका सपना 2017 में हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां, उसमें एक चीज तो समझना पड़ेगा कि जो हालात खड़े हुए हैं उसमें कहीं न कहीं सरकारों को सियासत से ऊपर उठकर देश हित में बात करनी होगी, क्योंकि जिस तरह के माहौल अभी तैयार हो रहे हैं उसमें देश का नौजवान सिर्फ इतना चाहता है कि उसे हाथ में रोजगार मिल जाए और देश उन्नत के रास्ते पर आगे बढ़े। उसे इस बात से गुस्सा आता है कि अगर वो अमेरिका में जाता है तो उसे 2M दर्जे का नागरिक क्यों समझा जाता है, और अमेरिका का कोई एक नागरिक भी अगर देश में दस्तक देता है तो उसे पूरी सरकार हाथों हाथ क्यों लेती है। तो देश का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, ये हर नौजवान चाहता है। लेकिन आज की तारीख में कहीं न कहीं जो पुरानी रूढ़वादी परंपरा के सहारे राजनीति करने की आदत पड़ गई है, उसी का परिणाम है कि इस तरह के बयान समय समय पर आते हैं। अब बात होगी नक्सल समस्या की, क्योंकि अपने आप में एक तरफ धार्मिक उन्माद है तो दूसरी तरफ लाल सलाम को लेकर कुछ लोग अपनी आवाज उठाते रहे, और लाल सलाम भी इस मसले में कि जो सीधे तौर पर जो रेड कॉरिडोर के तौर पर शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल से करते करते आज तकरीबन देश के आधे सूबों में लाल झंडे ने अपना कब्जा बुलंद किया है। और उसकी जो लड़ाई है कहीं न कहीं विकास के खिलाफ है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि उन गांवों में विकास नहीं पहुंचा, इसलिए उन्होंने लाल झंडे को अपनाया और विकास की मुख्य धारा में आने की कोशिश की। लेकिन आज की तारीख में नक्सल सीधे तौर पर सरकारी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, पोस्ट ऑफिस को निशाना बनाते हैं, सरकारी सिस्टम को निशाना बनाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए उनके यहाँ जब छापे पड़ते हैं तो अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं, खाने पीने की हाईटेक सामग्रियां मिलती हैं। लेकिन ऐसे में क्या नक्सलवाद एक लॉजिकल एंड तक देश को ले जाने की कोशिश है, या फिर नक्सलवाद को खत्म करने के सरकार को भी उसी रूप में अपना कदम उठाना पड़ेगा? देखते हैं पहले खास रिपोर्ट। एक तरफ आतंकवाद तो दूसरी तरफ नक्सलवाद। आतंकवाद से करा रहा है जम्मू कश्मीर, झारखंड में नासूर बना नक्सलवाद। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से मिटाओ। देश आतंकवाद और नक्सलवाद से करा रहा है। एक तरफ विदेशी ताकतें देश में आतंकवाद का जहर घोटने में लगी है, वहीं नक्सली आंतरिक सुरक्षा को खोखला करने में लगे हैं। यानी देश का कई राज्यों के लिए नक्सली नासूर बन गया है। लाल आतंक से भोली भाली जनता को लहूलुहान कर रहा है। नक्सलियों ने सबसे ज्यादा तांडव छत्तीसगढ़ और झारखंड में मचाया है। वहां के घने जंगलों में नक्सल विचारों का जहर फैल रहा है। सुरक्षा कर्मियों की लाश पर अपना मकसद पूरा करने में लगा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इन ताकतों को साफ संकेत दिया है कि AK-47 पर दबने वाली उंगली से ज्यादा ताकत EVM दबाने वाली उंगली पर है। जो लोग बुलेट के भरोसे दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते थे, आपने बैलेट के भरोसे बुलेट को परास्त कर दिया है, पराजित कर दिया है। बुलेट से ज्यादा ताकतवर बैलेट होता है। लेकिन इन सब के बीच बुलेट पर बैलेट की चोट ने आतंकवादियों और नक्सलियों के मंसूबों को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में देश विरोधी तत्वों के विरोध के बावजूद लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर में हुर्रियत समेत सभी अलगाववादियों को जनता ने नकार दिया है, तो झारखंड में भी
पहली बार किसी नक्सली संगठन ने चुनाव का समर्थन किया है। झारखंड प्रस्तुति कमेटी यानी जेपीसी ने लोगों से अपील की है कि वो भय मुक्त होकर मतदान करें और राज्य के विकास के लिए एक सही सरकार चुने। मात्र एक ही विकल्प है कि लोकतंत्र में विश्वास और गरीब जनता का जो भी हक का है, तो ये चुनाव के माध्यम से ही सारा कार्य हो सकता है। इसलिए हम लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं और जनता से यही अपील भी करते हैं कि जो भी यहाँ पे हो, भय मुक्त होकर चुनाव का बैलेट से करना है, गोली या बंदूक के डर से नहीं। ये सिर्फ बुलेट पर बैलेट की जीत नहीं, बल्कि उस लोकतंत्र में लोगों की अटूट आस्था को भी दर्शाता है, जिसके बल पर चलकर देश ने इतना लंबा सफर तय किया है। जीने और बोलने की आजादी के बीच झारखंड और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के प्रति लोगों की उमंग दर्शाती है कि लोग अब आतंक और नक्सलवाद का डर छोड़कर अब देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आपने देखिए खास रिपोर्ट, और खास तौर पर नक्सल समस्या का जिक्र करना इसलिए इस समय जरूरी है क्योंकि झारखंड में चुनाव चल रहा है और झारखंड में नक्सलवाद का काफी बोलबाला है। थोड़ी देर के बाद रांची से भी एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नक्सल समस्या के खिलाफ किस तरीके से झारखंड की जनता लामबंद हो रही है। लेकिन उससे पहले चलते हैं लखनऊ जो हमारे साथ खास मेहमान बने हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या है। सुरेंद्र राजपूत साहब, सबसे बड़ी बात है कि जब नक्सलवाद की समस्या बढ़ी थी उसमें कहा जाता था कि उन तक विकास नहीं पहुंचा है, लेकिन अब हम आंकड़े जब देखते हैं तो लगता है सड़कें उड़ा दी गई, पोस्ट ऑफिस तोड़ दिया गया, तो जो विकास के सिंबल हैं उनको तोड़ा जा रहा है। तो ये किस तरीके की सियासत खुद नक्सलियों ने शुरू कर रखी है? देखिए, नक्सलवाद के नाम पर कुछ जो स्थानीय गुंडे हैं वो आतंकवाद का सहारा लेकर के ये अपनी सरकार चलाते हैं, अपनी समानांतर सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग स्थानीय गुंडे हैं, इनका नक्सलवाद से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देखा होगा झारखंड में एक दिन हम और आप विनय जी चर्चा कर रहे थे, योगेश है या क्या नाम है वो, एक मंत्री था जो नकली नक्सली संगठन चलाता था। किसी भी पार्टी का हो, इससे कहीं कोई मतलब नहीं। नक्सलवाद पर जो असलियत में चाहे कालू सान्याल हो, चाहे चारू मजूमदार हो, हमारे मित्र हेमंत जी भी बैठे हुए हैं, दिलीप जी भी बैठे हुए हैं, इस बात से सहमत होंगे कि नक्सलवाद जिस तरीके से नक्सलबाड़ी से जो आंदोलन चला था जल जमीन और जंगल का, उस जल जमीन और जंगल के आंदोलन से इन लोगों को लेना एक न देना दो कोई मतलब नहीं है। ये तो अपनी समानांतर व्यवस्था चला करके गुंडा टैक्स वसूलना चाहते हैं और सरकारी संगठनों से भी गुंडा टैक्स वसूलना चाहते हैं और वहां के जमीन के जो ओनर्स हैं उनसे भी, और जो लैंडलेस लोग हैं, मजदूर हैं, उनसे मजदूरी का टैक्स वसूलना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि इन लोगों को नक्सलवादी कहना तो नक्सलवाद को गाली देना होगा। ये लोग स्थानीय गुंडे हैं जी। और जो असलियत के नक्सलवादी हैं, जो मैं आपसे बताऊं, 7-8 साल पहले मैं कानू सान्याल साहब से मिला था, उस समय जो उनके मन में जो पीड़ा थी और जिस तरीके से वो अपने आप को डिप्रेशन में महसूस कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, जस्ट बिकॉज कि नक्सलवाद का ये रूप देख करके वो बहुत आहत थे जी। तो इन लोगों को नक्सलवादी कहना उचित नहीं है। ये लोग तो उस बेल्ट में जाकर के उस गरीब जनता का, उस आदिवासी जनता का जो जल जमीन और जंगल के लिए अपना संघर्ष कर रही थी, उसका सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रहे हैं। इनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी स्थानीय पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और उस स्थानीय पुलिस के सपोर्ट में हमारे जो सुरक्षा बल है, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो, उनके जवानों को इनको टोटल कवर देना चाहिए। लेकिन यहां पर स्थानीय सरकारें एक गलती करती हैं, मैं आपसे बताऊं विनय जी, आपके माध्यम से कह दूं, चूंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन जो है वो केरल के लोगों को छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के लोगों को बंगाल में डिप्यूट कर देता है। तो वो जो केरल के लोग हैं और छत्तीसगढ़ के लोग बंगाल में हैं, उन्हें लोकल लोगों से कोई मतलब नहीं होता। चलिए हमारे साथ राकेश सिन्हा साहब जुड़ गए हैं रांची से, उनके पास चलते हैं। राकेश सिन्हा साहब, असल मुद्दा देखा जाए तो जिस तरीके की बातें अभी सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं कि ये स्थानीय गुंडे हैं, और हमने एक चीज देखा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक समय में डाकुओं का आतंक था, चाहे वो ददुआ हो चाहे ठोकिया हो, वो लोग तेंदू पत्ते के बिजनेस करते थे, जो बीड़ी बनाने का काम आते, उससे वसूली का काम किया करते थे। क्या आज की तारीख में जो नक्सल हैं, जिनको हम कहते थे कि वो सिर्फ जल जमीन के लिए उन्होंने पूरी लड़ाई की शुरुआत की थी, लेकिन वो जमीन किनारे हो गई, उनकी सुविधाएं किनारे हो गई, अब कहीं न कहीं सिर्फ वसूली और सिस्टम के खिलाफ अपना एक आतंक का चेहरा पेश करने की उनकी कोशिश है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने
झारखंड में भी देखा कि पूरा पॉलिटिकल पार्टी के किस तरह से रैली पे हमला किया गया, पूरे एक तरीके से जो पूरी लाइन थी पॉलिटिकल पार्टी की उसका अंत हो गया। ये जो नक्सल समस्या आप झारखंड में देख रहे हैं, इसके मायने क्या देखते हैं और इनका वजूद क्या है वहां पे? नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि नक्सल का जो प्लेटफॉर्म था, जो उसकी नीति थी, जो उसका सिद्धांत था, जिस नीति और सिद्धांत को लेकर के नक्सलिज्म का गठन हुआ था, स्वाभाविक तौर पे अब वो नीति और सिद्धांत उनकी खत्म हो गई। अब सिर्फ एक भय का माहौल, एक भय का वातावरण स्थापित करके और रुपया उगाने का चंद व्यापारियों से या विकास में लगे हुए कामों से, या आप देखें वीडियो से, सीओ से, जो एक सिस्टम का जो रूप है, उस सिस्टम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का एक माहौल क्रिएट इन लोगों ने किया है। इसके सिवा अब कुछ नहीं बचा है। और मैं आपको यह बताऊं भी कि स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं नक्सल अब वो रहा नहीं जी। अब एक टोली बन गई है जो समाज के कुछ चंद लोग नक्सल के नाम पर भी, नक्सल के का भय दिखा करके भी व्यापारियों से या विकास के काम करने वाले लोगों से भय दोहन कर रहे हैं। आप क्या राकेश जी, आप जमीन पर क्या महसूस करते हैं? क्योंकि जब जब चुनाव होता है तब सभी पॉलिटिकल पार्टियां जरूर ये कहती हैं कि बुलेट का जवाब बैलेट है, लेकिन चुनावी समर जारी है और इस समय जनता अपने बैलेट का इस्तेमाल कर रही है और जो इस तरह के अस्थिरता की सोच रखने वाले नक्सली हैं वो बुलेट की भी बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? जनता के मन में इस समय जो ये नक्सल हैं, जो सीधे तौर पर स्थिरता का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जनता की सोच क्या है और क्या उन्हें लगता है कि जो ये नक्सली हैं अपने रास्ते से भटक चुके हैं, समाधान सिर्फ बैलेट है, बुलेट नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम गोली का जवाब गोली से इस लोकतंत्र में नहीं दिया जा सकता। गोली का जवाब स्वाभाविक तौर पे हम बैलेट से दे सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं कि नक्सल झारखंड में जो अभी की स्थिति है, इसमें कहीं ना कहीं मैं कोई ये राजनीतिक परिवेश के कारण इस बात को नहीं कह रहा हूं जी, बल्कि ये 100% सत्य है कि नक्सलिज्म इस झारखंड में अगर पनपा है तो जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था तो यहाँ 18 जिला थे। उस 18 जिला के बाद यहाँ भाजपा की सरकार बनी, वो 24 जिला बने इस राज्य में जी। और भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ हुकूमत बनी, कम से कम इन 14 सालों के दरमियान 9 साल भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में हुकूमत रहा। इस दौरान जो है नक्सल पूरी तरह से और उफान पे आई। आज 24 का 24 जिला हमारा नक्सल प्रभावित है। तो और देखिए, एक डर का जो, भय का जो वातावरण का बात आपने किया है, तो आज स्वाभाविक तौर पे आप देखें कि जब भारतीय जनता पार्टी का जो आज बहुत सारे ऐसे चेहरे जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं और प्रत्यक्ष रूप से नक्सल के साथ उनका बहुत ही घनिष्ठता, और वो एक तरह से आप कहें कि नक्सल के बीच से ही वो उसको उठा करके भारतीय जनता पार्टी लाई है। आईपी सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, राकेश सिन्हा साहब का सीधे तौर पर एक तरीके से आरोप है कि जब झारखंड अलग हुआ तो विकास के रास्ते पर उसे चलना चाहिए था, लेकिन अगर नक्सलवाद की समस्या वहां बढ़ी, जिलों का विस्तार हुआ कि विकास और गति से हो, लेकिन सियासत के आगे कहीं न कहीं नक्सलवाद को हवा दी गई और जो नक्सल के रूप में जो गुंडे थे उन्होंने अपनी सियासत को परवान चढ़ाया। आईपी सिंह साहब, देखिए, राकेश जी के जो बयान है वो पॉलिटिकल बयान है, वो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस किस लिहाज से झारखंड को देखती है, लेकिन जिस भूभाग की बात कर रहे हैं ये वही इलाका था जब यूनाइटेड बिहार था, जब झारखंड अस्तित्व में नहीं आया था। तब आपको याद होगा ये घटना हुई थी जब जेल पर सभी ने जो नक्सलाइट्स थे उन्होंने अटैक किया और लगातार ये बिहार का वो भूभाग जो आज झारखंड है ये डिस्टर्ब रहा है। और विनय जी, जो मैंने झारखंड में जाके देखा है, अब जो नक्सलाइट कहते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा जिक्र किया विनय जी, जैसे ठोकिया गिरोह था, ये तेंदुआ पत्ते के लिए संघर्ष करते थे और डकैतों के छोटे छोटे गिरोह थे। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से विनय जी, जो हमने झारखंड को जाके देखा है वहां ये गिरोह हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में नक्सलाइट्स नहीं हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने महसूस किया कि आम पॉलिटिकल पार्टी से इनका इंटरैक्शन इतना ज्यादा है कि शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी या नेता ऐसा नहीं है जो इनको बेहतरी से जानता ना हो जी। और इनके गैंग में 100, 200, 250 और आपस में भी विनय जी इनमें इन बिटवीन फाइटिंग बहुत होती है, गोलियां चलती रहती हैं। तो मसला आपसे झगड़े का नहीं है हेमंत जी। जो बात यहाँ पर राकेश सिन्हा साहब ने कही कि पहले जो जिले थे उसका विस्तार किया गया, बाद में टिकट देने के नाम पर या पॉलिटिकल वजूद को कायम रखने के नाम पर कहेंगे बीजेपी ने भी नक्सलवाद के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से अपना समय लिया या समर्थन लिया या उनको अपने साथ रखा। उन आरोपों को आप किस रूप में व्याख्यात करेंगे? दो बातें बताऊं विनय जी। पहले तो एक वक्त था जब नक्सलवाद निश्चित रूप से आंदोलन था, बहुत बुनियादी दिक्कतों को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब नक्सलवाद की जो शक्ल है इस देश के विभिन्न हिस्सों में वो ये आतंकवाद का ट्रांसलेशन है। लगभग वही काम है जो आतंकवादी करते हैं, इनका किसी आंदोलन से कोई मतलब नहीं। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल अभी चर्चा हुई जी, आईपी सिंह बोले और इसके पहले राकेश जी ने झारखंड से कहा, मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी ऐसी जरूरत है कि ये जो राजनेता हैं सत्ता पाने के लिए इन्हीं नक्सली, इन्हीं गुंडों का सहारा लेते हैं। अभी आपने जिक्र किया ददुआ और ठोकिया का, बांदा और चित्रकूट में असेंबली इलेक्शंस हो तो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं होती थी जहां ददुआ के इशारे के बगैर कोई अपनी जीत सुनिश्चित समझ सके जी। पार्लियामेंट में तो वहां से जो भी सांसद होता था, बांदा संसदीय क्षेत्र से जो भी चुना जाता था, वो बिना ददुआ के आशीर्वाद के नहीं चुना जाता था जी। और सजाती लोगों को उसका खुला ऐलान होता था उनके पक्ष में वोट करने का। कमोबेश वही स्थिति हो गई है छत्तीसगढ़ में भी और झारखंड में भी। झारखंड में चुनाव हो रहे इसलिए बात थोड़ा मौजू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप इन्होंने लगाया जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राकेश जी ने, लेकिन आप देख लीजिए कि जब संयुक्त बिहार था तब भी और उसके बाद जब झारखंड नया राज्य बना तब भी मेरे ख्याल में कांग्रेस की लीडरशिप वाली सरकारों का वक्त ज्यादा रहा। संयुक्त बिहार में तो कोई भाजपा की सरकार ही नहीं बनी थी जब झारखंड उसका हिस्सा हुआ करता था। और मुझे लगता है कि पिछले 30-35 सालों से नक्सलियों का इतना प्रभाव बढ़ा है, ये वसूली तो करते हैं, ये तय करते हैं कि किस हिस्से का आदमी वोट देने जाएगा और किसको वोट देगा। तो ये पॉलिटिकल लोगों की जरूरत बन गए, इसलिए शायद पॉलिटिकल लोगों में विल पावर नहीं उनके खिलाफ एक्शन लेने का। राकेश सिन्हा साहब, आपने आईपी सिंह साहब को भी सुना, हेमंत जी को भी सुना। सीधे तौर पर जो सियासत अपनी जगह है, लेकिन हमने एक चीज देखा कि आपने पूरी अपनी लीडरशिप को गंवाया छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हमले में, और जिस तरह की बातें अब कम से कम झारखंड में निकलकर सामने आ रही हैं, इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं? क्योंकि सियासत के लिए समय समय पर सबने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों का साथ लिया है। इस पूरी सियासत के पीछे अगर देखा जाए तो कौन सी पार्टी अछूती है, कौन सी पार्टी लिप्त है, इसका आकलन करना ना तो मेरा बस है ना मैं इस पर करना चाहूंगा, लेकिन इसका समाधान क्या है? नहीं, देखिए बिल्कुल इसका समाधान विकास है जी। और अगर विकास होगी, हम विकास के माध्यम से नक्सली हैं उनको हम मुख्य धारा में ला सकते हैं। लेकिन जहां विकास एकदम ठप पड़ गया हो, जहां विकास है ही नहीं, जहां बेरोजगारी चरम सीमा पे हो, जहां पलायन की संख्या जिस राज्य में अत्यधिक हो, तो स्वाभाविक तौर पे वहां नक्सलिज्म का कहीं ना कहीं उत्थान होता है। और आज झारखंड के परिवेश में अगर हम कहें तो आज यही कारण रहा है कि झारखंड जो है नक्सल का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। और अभी जैसा हमारे एपी सिंह साहब और उन्होंने कहा, देखिए जब झारखंड से बिहार जब अलग हुआ या एकीकृत बिहार के समय भी कांग्रेस 25 सालों से एकीकृत बिहार के टाइम में भी सत्ता में नहीं थी। और जब झारखंड अलग हुआ तो आंकड़ों के हिसाब से भी यहां भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार बनी। तो यह कहना कि कांग्रेस बिहार में सत्ता में थी या झारखंड में है, तो मुझे लगता है कि एपी सिंह साहब को ये इस बात को समझना होगा। और रही बात, मैंने कहा कि देखिए जब तक विकास नहीं होगा, जब लोगों को रोजगार नहीं मुहैया होगा, जब लोग काम नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे ऐसे नक्सलिज्म का उत्थान होता ही रहेगा। चलिए, आपने कहा विकास के बिना कुछ भी संभव नहीं, विकास होगा तो अपने आप ऐसी समस्याओं का अंत हो जाएगा।